वेल हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस लॉ में। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में भी। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। वेल, कॉन्ट्रैक्ट जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रॉमिस या एग्रीमेंट जब लीगल प्रोसेस के थ्रू जब हम उसको पास करते हैं, जब उसको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जब हम उसको वैलिड करवाते हैं, तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, जैसे कि अगर कोई प्रॉमिस हुआ, ठीक, प्रॉमिस जैसे दो लोग उन लोगों ने आपस में प्रॉमिस किया हम लोग मिलकर ये काम करेंगे, और उसमें से एक जो है वो बाद में मुकर जाता है, तो नहीं मैं नहीं करूँगा ये काम। तो इसके इस बात को लेकर जो दूसरा पार्टी है वो उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकता है। वाई? बिकॉज एक प्रॉमिस था। ओके, लेकिन वही अगर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहता तो इस केस में जो दूसरा पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी जो है जिसने मना कर दिया काम करने से, उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकता था। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई भी प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट, कोई भी प्रॉमिस या एग्रीमेंट जब उसको हम लीगल प्रोसेस के थ्रू या लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जब वैलिड करवाते हैं तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस किया गया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ठीक है, देखते हैं। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज which determines the circumstances in which a promise or an agreement shall be legally binding on the persons or parties making it। यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ब्रांच है नॉलेज का, ओके, जिसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि किन परिस्थितियों में जो पार्टीज हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके बीच की जो प्रॉमिस है या एग्रीमेंट है उसको लीगल प्रोसेस के थ्रू, देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग का मतलब ये है उसको लीगल प्रोसेस या लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू उसको उस एग्रीमेंट या प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने का। ओके, वैसे रिपीट करता हूँ, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है? इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज का एक ब्रांच है जो कि सुनिश्चित करता है कि किन परिस्थितियों में जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच के वादे यानी प्रॉमिस या एग्रीमेंट को लीगली प्रोसेस के थ्रू उसको कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए। ओके, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कानून बने हुए। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी प्रॉमिस या एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसे फॉलो करने रहते हैं, कुछ लीगल प्रोसेस होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। जब उन सभी लीगल स्टैंडर्ड्स पर जब ये हमारा चेक हो जाता है तो फिर मेरा वो एग्रीमेंट जो है वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? सबसे पहली बात कि इसमें बोलता है कि कोई भी प्रॉमिस या एग्रीमेंट को अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो इसके लिए ये प्रोविजन है जिसको फॉलो करना है। ठीक, अब फॉलो करने के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं तो उसमें कोई भी एक पार्टी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बातों का उल्लंघन कर रहा है, उसका वॉल्यूशन कर रहा है, तो इसके खिलाफ बाकी के जो पार्टीज है, मतलब इसमें जो है बाकी के पार्टीज उस पार्टी के खिलाफ जो उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं जिसके लिए कानून नहीं बने हुए। ओके, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने का तथा उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है, जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसमें उसकी रक्षा करने का भी काम क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो इट इज़ द फाउंडेशन अपॉन विच द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न बिजनेस इज बिल्ट। सही बात है, आज के टाइम में जो मॉडर्न बिजनेस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पर ही टिका हुआ है। आप हर फील्ड में देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको हर जगह काम आ रहा है। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये हर मॉडर्न बिजनेस जो है फॉलो हो रहा है और इसके बिना काम ही नहीं होता। क्योंकि आजकल आप इनफैक्ट ये भी देख रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में ट्रेड रिलेशन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज इनेक्टेड विच लेज डाउन द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू प्रोमिसेस फॉर्मेशन और उनके परफॉर्मेंस में, साथ ही साथ इन्फोर्सेबिलिटी में। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, ये लीगल रूल्स बनाता है और जो फॉलो होता है किसके लिए? प्रॉमिस के लिए और उसके फॉर्मेशन के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और उसकी इन्फोर्सेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ, और एक बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर बिजनेस कम्युनिटी, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अदर्स। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं होता, ये दूसरे फील्ड में भी यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है दूसरे फील्ड में भी यूज़ होता है, वहाँ पे भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉलो होगा, वहाँ पे भी उनके लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो इसमें जो एक्टर्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उस मूवी में काम करने के लिए, जिसमें सारी बातें लिखी हुई रहती हैं। ओके, तो ये जो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं इस एग्जांपल में कि ये तो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये तो बस प्रोफेशन है उनका, लेकिन यहाँ पर भी
कॉन्ट्रैक्ट काम आया। ठीक, तो अगर क्वेश्चन है कि क्या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बिजनेस के लिए काम करता है, तो नहीं, ये बिजनेस के अलावा दूसरे फील्ड में भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे और एक लाइन है, जैसे कि आप सॉरी वेट, यहाँ पर एक लाइन है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्निशेस द बेसिस फॉर अदर ब्रांचेस ऑफ मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ इसे आप कह सकते हैं बिजनेस लॉ का। ठीक, उसी का एक पार्ट है और उसी में ये फॉलो भी होता है। यहाँ हम बात करते हैं अब कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? हम लोगों ने ये समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, हम उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन को हम लोगों को देखना है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका आर्टिकल। ओके, तो यहाँ पर है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको VVI भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, आपको इस स्टेटमेंट को जरूर मेंशन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मार्क्स जो है फुल में फुल मार्क्स दिलाएगा यदि आपने इसको लिखने के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी सही से किया था। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आर्टिकल का सेक्शन 2H जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया ही था। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इसके आते हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला आता है आपका इसका एक एग्रीमेंट और दूसरा आता है लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक, यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे कि सर विलियम एंसन ने दिया हुआ है, इन्होंने भी वही डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स हैं सबने एक ही तरह सबने डिफाइन तो किया है, वर्ड्स अलग है, कहने का तरीका अलग है, लेकिन सेंस वही क्लियर कर रहा है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सर विलियम एंसन ने जैसे कहा कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय विच राइट्स आर रिक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट्स एंड फॉरबियरेंसेस टू द अदर ऑन द पार्ट ऑफ द अदर्स। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसके स्कॉलर हैं, मैं इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों के साथ ये PDF भी शेयर कर दूंगा। ठीक, अब आपको जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो मे भी आपको ट्रू फॉल्स कह रहा हूँ मैं, एक आपको स्टेटमेंट डिस्क्राइब करने के लिए भी आ सकता है। वो ये है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे भी क्वेश्चन एक बन सकता है, 3 मार्क्स आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें। कैसे? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब इसी स्टेटमेंट को लिख कर लास्ट में लगा देगा क्यों, वाई, बस आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा एक लीगल फॉर्म है, यानी कि अगर किसी भी एग्रीमेंट को अगर हम लीगली बाइंड कर दिए और वो मेरा बन गया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लीगल प्रोसेस से गुजरा तो वो मेरा बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस है वो क्या है? एग्रीमेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट तो बहुत सारे होते हैं। अब वैसे एग्रीमेंट जिसको लीगली प्रोसेस से गुजारा गया, मतलब लीगली प्रोसेस के थ्रू या फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू उसको वैलिड करा दिया गया, तो वो मेरा क्या हो गया? या रजिस्टर करा दिया गया, तो मेरा बन गया वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या है? एग्रीमेंट। तो क्या सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है? हाँ है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए एग्रीमेंट तो हम लोग बहुत सारे करते हैं। ओके, प्रोमिसेस भी हम लोग बहुत सारे करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही है ना जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, सब तो नहीं। इसीलिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आप इसको 2 सर्कल बना लीजिए। ठीक, जिसमें से आपका हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट और ये वाला हो जाएगा आपका एग्रीमेंट। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं, ये सर्कल, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरा एग्रीमेंट वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरा एग्रीमेंट है। लेकिन क्या आप ये बताइए, क्या सभी एग्रीमेंट मेरा कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं ना, कुछ ही एग्रीमेंट है जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है, जैसे कि A इनवाइट्स B फॉर डिनर एट हिज रेसिडेंस। बाद में B मना कर देता है फ़ोन पर A को कि वो डिनर उसके यहाँ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए A जो है वो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक क्या था? एक सोशल एग्रीमेंट था। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं कि इसेंशियल या फिर एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसके इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस
of the offer, thus resulting in an agreement. An agreement involves two parties, one making the offer and the other accepting it. The offer must be definite and there should be unconditional acceptance of the same. The acceptance should be in prescribed manner and it must be communicated to the person making the offer. देखिए, सबसे पहला चीज़ कि एग्रीमेंट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है, पहला होता है एक ऑफर और एक होता है एक्सेप्टेंस। इसका मतलब कि अगर किसी काम को करना है, उस काम को करने के लिए दो तीन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, तो इसमें से कोई एक इंसान होगा या एक पार्टी होगा जो क्या बोलेगा, जो ऑफर रखेगा कि देखो मुझे ये काम करना है, इसके लिए मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, तुमसे मुझे ये हेल्प मिलेगा और इसके रिटर्न में मैं तुम्हें ये दूंगा और हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। ठीक, तो इसमें से एक बंदा जो है वो क्या किया, वो ऑफर रखा और दूसरा जो है पार्टी, ये बंदा वो क्या कर रहा है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला एसेंशियल पॉइंट है वो है एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस। दूसरी बात, ऑफर जो है वो सही होना चाहिए, कानून के नज़र में सही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है लॉफुल ऑफर। ठीक, लॉफुल ऑफर होना चाहिए और एक लॉफुल एक्सेप्टेंस भी इसका होना चाहिए। बात तो होगी लॉफुल ऑफर की कि लॉफुल ऑफर होता क्या है। नेक्स्ट इसमें लॉफुल एक्सेप्टेंस है ना। तो लॉफुल एक्सेप्टेंस में क्या है कि जो ऑफर रखा गया, अब उसके एक्सेप्टेंस के लिए कोई कंडीशन से नहीं होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा कि द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, ये डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि इसको जो फैक्ट है वो यहाँ पर रखना चाहिए कि देखो मुझे देखो ये काम है, इसको ऐसे करने के लिए हेल्प, यानी कि उसने एक ऑफर रखा एग्रीमेंट का। ठीक, तो ये एक डेफिनेट होना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए। और दूसरा जो है इसका एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस कर रहा है पार्टी तो उसको अनकंडीशनल होना चाहिए, दिस शुड बी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम। जैसे एक ऑफर को डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि फिक्स होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें मतलब कि अच्छे से विस्तार से बताई गई हूँ, वैसा होना चाहिए। वैसे ही एक्सेप्टेंस जो है इसका वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब ये है कि उसके एक्सेप्टेंस के लिए वो कंडीशंस ना लगाए। ओके, कि उसके लिए भी आप अलग से कंडीशन रख दिया कि नहीं इसको ऐसा करना हो तब मैं करूँगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो एक लॉफुल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। बैटरी लो है फ़ोन का। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन among the parties that the agreement should be related to the legal consequences, create legal obligation. A social or religious agreement will not create a legal relationship and thus cannot become a contract. Agreements between husbands and wife also lack the intention to create legal relationship, thus do not result in contract. देखिए, सबसे पहली बात कि जो अभी तक हम लोगों ने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट में कहा गया है कि एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए इनके बीच में। ओके, अब लीगल रिलेशनशिप से क्या समझते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अभी आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस के कारण अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हर एक कंट्री इसका इलाज खोजने में लगा हुआ है। इनफैक्ट अभी पूरे वर्ल्ड में वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है। तो यूएसए ने क्या किया, उसने अभी कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उन लोगों को बोला गया कि आप वेंटिलेटर्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि दो कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की है। अब दो कंपनी, इन दोनों का आपस में कोई ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है। ठीक, लेकिन अब वो वेंटिलेटर बनाने के लिए अब उन दोनों को मतलब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कॉन्ट्रैक्ट किए ये लोग, तो इनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। कैसे, पहले तो इनके बीच में कोई ट्रेड रिलेशन वगैरह था नहीं, अब जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया इनके बीच में, तो इन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये सारे चीज़ इनके कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। सपोज कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो बना सकता है, लेकिन दूसरी कंपनी के पास टेक्निक है या कुछ इस तरह का कह सकते हैं आपकी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके वो वेंटिलेटर्स बना सकता है। तो ये दोनों आपस में मिले और ये दोनों अपने अपनी चीज़ें अपने अपने रिसोर्सेज लगाएं उस वेंटिलेटर्स को बनाने के लिए और वेंटिलेटर्स को बनाने के लिए। तो अब इन दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है और ये बिल्ड करने का काम क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिससे ये दोनों बंधे हुए हैं। क्योंकि अगर इनमें से कोई एक उस कॉन्ट्रैक्ट को का वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकता है, केस दर्ज हो सकता है और केस कर सकता है दूसरा पार्टी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाता है जब उसका इंटेंशन जो है एक लीगल रिलेशनशिप को बिल्ड करे। अब जो है आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमॉन्ग द पार्टीज दैट द एग्रीमेंट शुड बी रिलेटेड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि लीगल कर्तव्य जो होगा उसके लिए। सोशल या लीगल एग्रीमेंट जो होता है वो लीगल फॉर्मेलिटीज सबको तो फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, तो वो नहीं कहलाएगा। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एग्रीमेंट अगर किसी बात को लेकर हुआ है तो अगर तो इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि ये एक
इन दोनों के बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? तो सबसे पहले कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ओके, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर पहला पार्टी जिसने ऑफर दिया, इंटेंशन तो दोनों का एक ही हो गया कि इस काम को सक्सेस करना है। तो पहला पार्टी को तो काम कंप्लीट चाहिए, काम उसको अपना टारगेट अचीव करना है। तो सेकंड पार्टी जो है वो जो उस कॉन्ट्रैक्ट में काम करेगा तो उसको भी तो कुछ रिटर्न में चाहिए ना। ऐसे कोई फ्री में तो काम नहीं करता, फ्री में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो उसको जो चीज़ रिटर्न में चाहिए, ये रिटर्न में जो उसे मिलता है, ओके, यही मेरा कंसिडरेशन कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर नहीं है कंसिडरेशन तो वो मेरा कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज द थर्ड एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन मीन्स द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर। इट इज नोन एज समथिंग इन रिटर्न। देखिए, समथिंग इन रिटर्न यानी कि जो एक्सेप्ट किया पार्टी या दूसरा पार्टी जो काम कर रहा है, जो जिसने ऑफर दिया उसके लिए, तो उसको रिटर्न में तो कुछ चाहिए, तो उसको रिटर्न में उसको प्राइस मिले, पैसा मिले या फिर कुछ और, तो वो मेरा कहलाता है क्या? कंसिडरेशन। अ प्रॉमिस टू डू समथिंग और टू गिव समथिंग विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न वुड नॉट बी इन्फोर्सेबल एट लॉ। सही बात है, ये मेरा कानून के हिसाब से मेरा फॉलो नहीं कर रहा है, लीगल जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। कोई स्व इच्छा से कर रहा है वो काम और कुछ रिटर्न में ले ले रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ओके, देखिए, द समथिंग गिवन और ऑब्टेन्ड इज द प्राइस फॉर द प्रॉमिस एंड दिस इज टर्म्ड एज कंसिडरेशन। ओनली दोज कंसिडरेशन आर वैलिड व्हिच आर लॉफुल। सही बात है। अब वैसे कंसिडरेशन में भी वैसे कंसिडरेशन जो मेरा लॉफुल हो, यानी कि जो मेरा वैलिड हो। ठीक, अब ऐसा है कि दो कंपनी आपस में काम कर रहा है। अब एक बोला कि ठीक है तुम मेरे काम करो, तो हम इसके बदले में तुमको ड्रग्स देंगे, पेमेंट करो तो हम तुमको ड्रग्स देंगे। ठीक, आपने देखा ना फिर हेरा फेरी में पैसा नहीं देता है, ड्रग्स देता है नहीं कॉस्ट का। तो ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि देखो वो ड्रग्स अगर वो पेमेंट कर रहा है ड्रग्स को लेकर या ऐसी चीज़ों को लेकर बोल रहा है कि हम उस चीज़ को पेमेंट करेंगे जो मेरा कानून की नज़र में सही नहीं है, तो वो मेरा एक सबसे पहली बात कि लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा। जब लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा उस रूल को फॉलो नहीं किया है जिसके थ्रू हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। देखिए, इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो इन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या वो पार्टी मेरा एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? तो उसी वही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखिए, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय अ कोड ऑफ लॉ। एवरी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, जो मेरा मेच्योर हो, जिसका एज मेरा 18+ हो, ओके, और साउंड माइंडेड हो, जिसका दिमाग सही से काम करता हो, ओके, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज यानी कि पार्टीज का क्षमता या योग्यता कह सकते हैं। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट किसी जिन पार्टीज के बीच में हो रहा है, क्या वो पार्टीज एलिजिबल है? तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहली बात कि उसको वो अंडर 18 नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो जो मेच्योर हो, मेच्योरिटी होना चाहिए उसमें, मेजोरिटी एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब कि 18+ हो, जिसको देखने सुनने समझने सबकी क्षमता और जिसका दिमाग सही से काम करता हो। साउंड माइंडेड का मतलब वही है। अब कोई पागल है, पागल के साथ हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, या जो साइको है या जो मेंटली अनस्टेबल है उसके साथ कॉन्टैक्ट अगर किया गया तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल को चलकर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ ऑब्लिगेशन कुछ अगर आर्गूमेंट होते हैं, अगर उस केस को लेकर अगर लोग कोर्ट में चले जाते हैं जिसमें साबित हो जाएगा कि जो पार्टी है वो मेंटली अनस्टेबल है, तो इस हिसाब से वो वैलिड नहीं कहलाएगा, इनफैक्ट वो केस ही वैलिड नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हिसाब से बता दिया गया है कि वैसे पार्टी जो मेंटली अनस्टेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि वैसे पार्टीज जिन्हें कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। इसका मतलब यह है कि ऐसा पार्टी या पर्सन जिसे पहले किसी कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जिसका एक बैड इमेज बन गया है, जिसने कानून तोड़ा है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन सबका, तो वैसे लोग मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एबल टू अंडरस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रॉम अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है मेरा फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट क्या कहता है? फ्री कॉन्सेंट का मतलब है कि अनदर इंसेंशियल
of a valid contract is the consent of parties, which should be free. Consent means what? It means that the parties must have agreed upon the same thing in the same sense. देखिए, फ्री कॉन्सेंट का मतलब ये है कि बिना किसी दबाव में आकर उस चीज़ को सहमति देना। फ्री कॉन्सेंट मतलब कि पूर्ण रूप से और फ्री फॉर्म में सहमति देना। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का सिग्नेचर भी चाहिए, सहमति भी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी का ऊपर दबाव डालकर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया हो। किसी तरह का मेंटली प्रेशर या किसी तरह का दबाव डालकर, मे भी ब्लैकमेलिंग हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, धमकी देकर, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉन्सेंट इज व्हाट द पार्टीज मस्ट हैव अग्रीड अपॉन द सेम थिंग, यानी कि जो ऑफर रखा गया है उस पर वो उसी तरीके से सहमत है और उसी सेंस में सहमत है जिस सेंस में उस एग्रीमेंट को बनाया गया है। जिस सेंस में जो ऑफर किया है जो पार्टी, वो जिस सेंस में ऑफर रखा है, जिस सेंस में वो एग्रीमेंट रखा है, उसी सेंस में ये पार्टी भी मेरा सहमत हो और फिर पूर्ण रूप से वो यहाँ पे एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इफ द एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड बाई, ये ध्यान दीजिएगा ये लाइन, इफ द एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड बाई कोercion, देखिए there is absence of free consent. Okay, if the agreement is induced by, अगर एग्रीमेंट जो है वो किया गया कोercion के थ्रू, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, तो फिर वो मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि अगर जो पार्टीज है यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन करवाने का रहा, तो ऐसा नहीं है कि जो एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें दूसरे पार्टी पर किसी तरह का दबाव डाला गया या फिर उसको ब्लैकमेल किया गया, धमकी दिया गया और इस तरह से करवाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया, या फिर किसी तरह का फ्रॉड मीन्स क्या, किसी तरह से उनके साथ फ्रॉड किया गया और उस फ्रॉड के थ्रू, मतलब कि चुपके से, चालाकी से उनसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया गया, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया। या मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि पेपर में कॉन्ट्रैक्ट का हमने उसके सामने रखा साइन करवाने के लिए कुछ और, लेकिन जिसको उन्होंने पढ़ा और फिर वो सहमत हो गया, लेकिन साइन करवा लिया किसी और पेपर पे, तो ये नहीं होना चाहिए। ये है मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर कोई तरह का मिस्टेक। तो यहाँ पर सेक्शन 14 बोलता है कि फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बीच में सहमति पूर्ण रूप से होना चाहिए। वो अपना फ्री कॉन्सेंट यानी कि मुक्त रूप से वो सहमत, मतलब किसी भी तरह का प्रेशर वगैरह में ना आकर सही तरीके से वो सहमत है और उसी सेंस में सहमत है जिस सेंस में इस कॉन्ट्रैक्ट, इस एग्रीमेंट को पेश किया गया है, तो फिर मेरा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अगर इनमें से किसी में भी इस तरह का चीज़ दोषी पाया गया तो वो मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, साथ ही साथ इसके ऊपर लीगली एक्शन भी लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट। ओके, लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कि जो हमारा उद्देश्य है, हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, वो मेरा एक सही और उचित उद्देश्य हो, यानी कि एक मेरा वैलिड ऑब्जेक्टिव हो मेरा। ठीक, तो वही मेरा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में हेल्प करता है। अब अगर आप दो लोग हैं, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, वो चले गए उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की लीगल प्रोसेस कर दी, जिसमें उन दोनों का उद्देश्य क्या है, कोई खतरनाक एंटी सोशल वर्क है, तो ये तो लॉफुल नहीं है मेरा। तो जब लॉफुल नहीं है तो मेरा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। क्या लिखा है देखिए यहाँ पे सेक्शन 10, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कहा गया लॉफुल ऑब्जेक्ट में सेक्शन 10, एन एग्रीमेंट में बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ इट इज फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 23। ये सेक्शन आप लोग याद रखिएगा। सेक्शन 23 के अंदर जो है द फॉलोइंग कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट लॉफुल। देखो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि इस तरह के कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट्स जो है लॉफुल नहीं है। ओके, और अगर ऐसा रहा तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर इन सब कैटेगरी में से किसी में अगर वो ऑब्जेक्ट आया या फिर कंसिडरेशन आया किसी एग्रीमेंट का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ओके, देखते हैं। सबसे पहला है इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर ये कानूनी रूप से किसी चीज़ का मनाही है और यही आपका ऑब्जेक्ट है या यही आपका कंसिडरेशन भी है, तो ये आपका वैलिड नहीं होगा। इस सबको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आपको इतना लंबा नहीं देखना पड़ेगा। ओके, देखिए, कोई भी काम जिसको कानून सही नहीं मानता है और आप उसी चीज़ को इसका ऑब्जेक्ट बना लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये काम हुआ, मान लीजिए कि दो स्मगलर है, दो स्मगलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि इन दोनों का उद्देश्य क्या है कि विदेश से जो ड्रग्स वगैरह है वो सब मंगवाने का, ये दोनों का उद्देश्य था, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो इनका जो उद्देश्य था ड्रग्स का स्मगलिंग करना, ठीक, तो क्या ये मेरा कानून की नज़र में सही है? नहीं है, तो ये मेरा लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, फिर दूसरा है इफ इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। अगर ये किसी और कानून, एक तो था मेरा चलिए कॉन्ट्रैक्ट के कानून के हिसाब से कोई फॉलो नहीं किया पहला, या दूसरा किसी और कानून के हिसाब से वो सही नहीं है, तो वो भी मेरा वैलिड नहीं है। तीसरा, अगर यहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट वाली बात है तो भी ये मेरा
सही नहीं होगा। साथ ही साथ अगर ये किसी इंसान की प्रॉपर्टी या किसी को हानि पहुंचाता है तब भी ये मेरा सही ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, अगर ये इमोरल है, इफ इट इज इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट या इमोरल अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अगर ये पब्लिक पॉलिसी या ये जनता के खिलाफ रहा या फिर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ रहा या कोर्ट के ओपिनियन में ये सही नहीं रहा, इमोरल रहा, तो ये भी मेरा वैलिड नहीं रहेगा। तो ये सब जो कैटेगरी है, अगर इन सब कैटेगरीज के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है किसी भी एग्रीमेंट का तो वो एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइटिंग रजिस्ट्रेशन। तो ये तो बहुत ही ईजी सा पॉइंट है। कोई भी एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी तो वो उसका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कानून है उसके थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन होता है और ये रिटन फॉर्म में होता है, तभी वो मेरा क्या कहलाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सर्टेनिटी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, ये आप सेक्शन याद रखिएगा, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल फॉर बीइंग, ये मेरा देखो इसको मैं समझा देता हूँ। सर्टेनिटी, अगर मेरा किसी एग्रीमेंट में सर्टेनिटी यानी कि उसका निश्चित होना है, यानी कि निश्चित रूप से उसको बता दीजिएगा कि कौन क्या करना है, कैसे करना है, तो ये मेरा लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मेरा एग्रीमेंट में ही किसी तरह का सर्टेनिटी नहीं है, फ्लक्चुएशन है, चेंजेस है या मे भी बाद में चेंजेस रहे, तो इस तरह की चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, क्योंकि जो चीज़ लिखा हुआ है उस हिसाब से काम होना है। अगर उसमें फ्लक्चुएशन रहेगा, चेंजेस रहेगा, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि कानून फिर उसका रक्षा कैसे करेगा, क्योंकि उसमें तो बार बार चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक सर्टेनिटी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लगता है डॉक्यूमेंट हमारा खत्म हो गया, मुझे चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में क्या है कि द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मतलब कि नाम का ही नहीं, मतलब काम भी होना चाहिए, यानी कि वो परफॉर्मेंस भी उसमें होना चाहिए, मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम भी होना चाहिए। ओके, सेक्शन 56 क्या कहता है? सेक्शन 56 कहता है एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ इज वेड, यानी कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया जो कि एक इम्पॉसिबल काम को करने को लेकर है या किसी एक इम्पॉसिबल टास्क को लेकर है, तो वो मेरा वैलिड नहीं बन सकता। अगर मैं कहूँगा, मैं और मेरे एक दोस्त के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम लोग डेली जाकर 2-4 तारे तोड़ के गए हैं, ठीक, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। और हम लोग दोनों कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो क्या इस पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ इन द कंट्री। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि भारतीय कानून के हिसाब से जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें हैं वो मेरा वैलिड नहीं है। कुछ केसेस में क्या क्या है ये सब हम यहाँ देखते हैं। अंडर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैव बीन एक्सप्रेसली वॉइड, यानी कि वो वॉइड है, मतलब वो सही नहीं है, मतलब वैलिड नहीं है वो। क्या क्या है तो यहाँ देखते हैं, एग्रीमेंट मेड विद द पार्टीज हैविंग नो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, ये सेक्शन 11 बोलता है। सेक्शन 20 कहता है कि एग्रीमेंट्स मेड अंडर अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक, यानी कि अब आपस में किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, किसी मिस्टेक के कारण वो कोई एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि एग्रीमेंट्स विथ अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑफ और ऑब्जेक्ट। सेक्शन 23 कहता है कि वैसे एग्रीमेंट जो लॉफुल मेरा नहीं है, जिसके लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, देखिए लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो या फिर उसका कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉफुल नहीं, यानी अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया बस उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से कोई भी एग्रीमेंट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। इसमें दिया गया कि कौन कौन से चीज़ें हैं। तो फर्स्ट में है कि जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, उनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दूसरा, अगर म्यूचुअल मिस्टेक से हुआ है तो ये भी नहीं बन सकता। तीसरा, अगर उसका अनलॉफुल कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है तो मेरा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फोर्थ बोल रहा है कि एग्रीमेंट्स हुज कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल इन पार्ट,
यानी कि उसका कुछ पार्ट है, मतलब कि पूरी तरह से वो अनलॉफुल नहीं है लेकिन थोड़ा वो अनलॉफुल है, तो उस तरह के केसेस में भी वो वैलिड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है वैसे एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, तो ये कौन सेक्शन 25 एक्सप्लेन करता है इसके बारे में, देखिए ठीक, यहाँ पे सेक्शन 5 एक्सप्लेन करता है उसके बारे में कि वैसे एग्रीमेंट जिनमें कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। फिर रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ नीचे आ गया अनसर्टेनिटी हो गया, ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण से किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता है किसी भी एक एग्रीमेंट को। ओके, तो ये था, हम लोगों ने अभी इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा कि क्या, देखिए एक तो शॉर्ट में अगर वो 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका ज़्यादा मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर देना है, तो यहाँ पे आप इसके सोर्स के थ्रू बता सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले बताया था। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन कि कॉन्ट्रैक्ट, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है और सभी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप कैसे आंसर दीजिएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है इसीलिए बताए गए हैं जिससे आपको क्लियर हो कि ये सब पॉइंट्स के बिहाफ पर ही कोई भी एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के इतने जो अभी एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े, तो क्या इतने सारे एलिमेंट क्या एक नॉर्मल एग्रीमेंट में होता है? नहीं ना। तो इसी कारण से वो एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। तो उसका आंसर देने के लिए आप ये सभी पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने लैंग्वेज में, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ मैं आज का वीडियो को स्टॉप करता हूँ। बाकी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और भी हम लोग नई नई चीज़ें हम लोग जानेंगे। चलिए, थैंक यू।